Hello dear students, in this video I'll be discussing the PYQs of your chapter that is solution and colligative property. Okay, class 12 के ये chapter है, chapter number 2 from class 12. तो ये physical chemistry के chapter है. So previously हम लोगों ने जैसे कि मोल concept के एक video हमने देखा, फिर redox का मैंने करा दिया. I will be starting now the 12th portion. So solution के बाद मैं electrochem कराऊंगी. अभी ये solution के questions देख लो. So before going to the questions, I would like to just give you an overview of the chapter. Okay, so जल्दी जल्दी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देती हूँ. Solution and colligative property. So solution में mainly हमें पढ़ना क्या है? Okay, so solution में mainly हमें पढ़ना क्या है? So in solution chapter you will be seeing that first तो कुछ definitions है, what are solutions, what are homogeneous like mixture, heterogeneous mixture, क्योंकि homogeneous mixture से ही solution जिसको हम कहते हैं. फिर आता है इसमें saturated solution, unsaturated, super saturated. ये सबसे question तो क्या आएगा, है ना? तो डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू में जा सकते हैं. थोड़ा सा मैं जस्ट वर्ड्स बता रही हूँ. फिर आता है कि किस टाइप के सॉल्यूशंस फॉर्म कर सकते हो, है ना? एक पूरा तुम्हारा दिया हुआ है सोल्यूट इन सॉल्वेंट में टोटल 9 टाइप्स जो है, ठीक है. तो उसमें से अगर तुम लोग देखोगे, मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, तुम लोग समझ पा रहे होंगे. जैसे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, देन लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, देन गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, एंड गैस इन गैस. आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट. इसके बाद तुम्हारा आता है मेनली जो लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, एंड सॉलिड इन लिक्विड, एंड एक हो गया गैस इन लिक्विड. मेनली हमें लिक्विड के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, यानी कि सॉल्वेंट लिक्विड है, चाहे उसमें सॉल्यूट जैसा भी हो. क्लियर? उसमें फिर पहला तुम पढ़ते हो गैस एंड लिक्विड, कि गैस की कैसे सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ पढ़ते हो दैट इज योर हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ डील्स विद द रिलेशन ऑफ प्रेशर. ओके, रिलेशन ऑफ प्रेशर विद योर सॉल्युबिलिटी, कि कितना अमाउंट गैस क्या होगा, सॉल्युबल होगा इनटू द solvent that is decided by pressure, है ना? So जितना ज्यादा प्रेशर हम देते हैं solubility of gas increase होती है, whereas टेम्परेचर बढ़ाने पर solubility of gas decrease होती है. ये पूरा चीजें जो है mainly dependence of pressure on the solubility of gas and liquid, ये टॉपिक हेनरीज लॉ के अंदर है. ये मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है. सो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं करूंगी, और यहाँ पे मैं ये टॉपिक्स में लिख देती हूँ. तुम लोग उस हिसाब से नोट्स को जितना जल्दी हो सके एक बार क्विक रिविजन कर लेना. क्लियर? सो ये चीज हो गई. अब इसमें तुम लोग अगर लिखना चाहते हो यू कैन राइट लाइक जो प्रेशर है, okay, that is kh into x for the mole fraction, and then p for the pressure of the gas of the solvent, and kh is the Henry's constant. इसकी एक से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आती है जिसकी स्लोप kh होती है. ग्राफ में y एक्सिस में p होगी, x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन. कभी ना उल्टा ग्राफ भी दे सकता है, समझ आ रहा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन y करके p लेफ्ट करके, लाइक एक्स एक्सेस करके. तो उस चीज को ध्यान से देख के कि कहाँ पे क्या है वो तुम्हें बिठाना है. तो ये हेनरीज लॉ मेनली डील्स विद प्रेशर रिलेशन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड. अब दूसरा पार्ट आता है, वो हेनरीज लॉ भी स्टार्ट करने से पहले और एक टॉपिक पढ़ती हूँ, दैट इज योर कंसंट्रेशन टर्म. नेक्स्ट स्लाइड में मैं सारे जो फॉर्मूलेज है वो बता दूंगी किसकी, कंसंट्रेशन टर्म्स की. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन तुम लोग पढ़ोगे, जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आ रही हैं रिसेंट ईयर्स में लिक्विड सॉल्यूशन में, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड और यू कैन से सॉलिड इन लिक्विड, है ना? सो लिक्विड सॉल्यूशंस में मेनली हम लोग पढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, इसमें पढ़ते हैं रॉल्स लॉ के बारे में. सो उसमें हम लोग मेनली देखते हैं कि हाउ वी कैन राइट द प्रेशर ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट. इस प्रकार से हम लोग देखते हैं. सो आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉल्स लॉ फॉलो करेगा, और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा. सो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जैसे तुम लोग टॉपिक्स पढ़ते हो एजियोट्रोप्स, है ना, एजियोट्रोप्स पढ़ते हो. नॉन आइडियल में दो है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन है और एक नेगेटिव डेविएशन. जहां पॉजिटिव डेविएशन होती है वहां पे किस टाइप की एजियोट्रोप्स मिलेगी, एंड नेगेटिव डेविएशन में किस टाइप की एजियोट्रोप्स मिलेगी, यहाँ थोड़ा बता देती हूँ. सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ जो है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ जो है that is your non-ideal solution. पॉजिटिव डेविएशन माने वेपर प्रेशर पॉजिटिव होना, मतलब बढ़ जाना. वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट जाना, यानी कि ऐसे केसेस में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप.
minimum boiling azeotrope. And whereas negative deviation from ideal behavior का मतलब हो जाता है वेपर प्रेशर घट रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, यानी कि इसमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाई देगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप दिखाई देगा। ध्यान देना, ये सारी चीजें तुम लोग पढ़ोगे। रॉल्स लॉ में दो इक्वेशन जो आता है, एक तो लिक्विड फेज में आएगा और एक वेपर फेज में आएगा, ठीक है। वो रॉल्स लॉ के जो फॉर्मूलाज है उसको भी एक बार तुम लोग याद कर लेना। मैं फॉर्मूला थोड़ा इधर लिखा देती हूँ, इधर। सो रॉल्स लॉ में अगर हम देखें, सो एक जो लिक्विड मिसिबल सॉल्यूशंस है उसके लिए अगर तुम लिखोगे लिक्विड, इसका मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड सॉल्वेंट भी अगर लिक्विड है, एंड इफ दे आर मिसिबल देन तुम्हारा फॉर्मूला एक तो मैंने बताया था, दैट इज पी टोटल इक्वल्स टू लाइक पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी मतलब काय बी है ये, और यहाँ पे ये पी नॉट ए क्या है, सॉल्वेंट जो है ए उसकी वेपर प्रेशर एट प्योर कंडीशन। ओके, सो पी नॉट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देन ये हो गया तुम्हारा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड देन पी नॉट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, एंड दिस इज पी टोटल माने टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये लिक्विड फेज का मैंने फॉर्मूला लिखा। एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो टेक द फॉर्मूला फॉर वेपर फेज। वेपर फेज के लिए क्या लिखोगे, सो ये हो जाएगा तुम्हारा YA by P नॉट ए प्लस YB by P नॉट बी इक्वल्स टू 1 by P टोटल, ठीक है। सो उस चीज को हमें ध्यान देना है, तो ऐसे भी हमें एक फॉर्मूला मिलता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रॉल्स लॉ के बाद हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें ना रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड मैंने बोला, और एक चीज जो आता है थोड़ा सा नीचे दिखा देती हूँ, दैट इज रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या बोला, सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसी दौरान मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जो ये वीडियो देख रहा है जिसको लगता है कि मेरा रिवीजन जो थियरी पार्ट हो गया है, कुछ क्वेश्चन भी मैंने कर लिया है, देन डायरेक्ट स्किप टू द क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा मैंने जस्ट एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखोगे, फिर भी लगता है अगर पूरा रिगोरस रिवीजन हो चुका है, डायरेक्ट जंप टू द क्वेश्चन। ओके, यानी कि थोड़ा सा फास्ट करके वीडियो जाना, जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ है वहीं से क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो देख लेना। और जिसको लगता है नहीं रिविजन सुन लेते हैं, तो एक बार रिविजन इसको अच्छे से मेरे साथ वीडियो को देखते देखते कर लो अपने मन में। सो सॉल्यूशन कंटेनिंग, और जब भी वीडियो देखो अपना पेन पेपर लेके बैठना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब जो वेपर प्रेशर नहीं दिखाएगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, सो वेपर प्रेशर नहीं दिखाएगा, तो उसके कारण नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जो प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर थी वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो इट विल डिक्रीज, सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, देयर विल बी अ डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर, और इसी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को अगर इनिशियल वैल्यू पी नॉट, मैं पी नॉट से डिनोट कर रही हूँ वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, पी एस से डिनोट कर रही हूँ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन फॉर्म में, देन पी नॉट, यानी कि जो ये पी नॉट माइनस पी एस है, जो डिक्रीज है, उसको मैंने इनिशियल वैल्यू पी नॉट से डिवाइड किया, यानी कि मुझे क्या मिला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट एक्चुअली क्या है, आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। सो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक्चुअली ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्वेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये डिनोमिनेटर में अगर सॉल्यूट को मैं नेग्लेक्ट भी कर दूं तब भी चलेगा। तो उस हिसाब से बस तुम अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी बोलो, सही होगा, न्यूमेरिकली ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो ये हमने देख लिया RLVP। Okay, so relative loading in vapor pressure also comes under one type of colligative property. Total 4 colligative properties are there, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर? तो इसके बाद चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो रॉल्स लॉ के बाद एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन के दो टाइप के बाद अभी फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप का है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर देखोगे, पहला ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस
जो फेनोमेना है इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें ऑलरेडी तुम लोग जानते होंगे। और अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई से हम डिनोट करते थे ICRT। अब ध्यान देना कुछ कुछ में I का वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, मतलब 1 मान लेते हैं। कैसे कंडीशन में I का वैल्यू 1 होगा, इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ऐसा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में I का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए फॉर्मूला हो जाता है CRT। तब ऐसे केस में I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, CRT। बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में तुम लोग देखोगे, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तुम लोग देखोगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की क्वेश्चन है तो यू हैव टू फाइंड दिस I। यहाँ पे ये I का क्या मतलब है, दिस इज योर बेंस ऑफ फैक्टर, ये हो गया तुम्हारा बेंस ऑफ फैक्टर। ठीक है, कैसे बेंस ऑफ फैक्टर निकाली जाती है वो मैं दिखा रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे जगह लेना होगा। सो वेंट ऑफ फैक्टर माने एबनॉर्मलिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं। सो दो चीजें हैं क्वेश्चन में, ये कि डिसोसिएशन हो रही है या एसोसिएशन हो रही है। ठीक है, अगर डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट है, सो उसका अगर डिसोसिएशन हो रही है, इफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इज हैपनिंग देन I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इनटू n माइनस 1। यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे अल्फा क्या है, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब बोलोगे मैम मैं करा के दिखाओ, तो मैं करा देती हूँ। Al2SO4 बोल रही, जैसे कि ये टूटे तो क्या बनेगा, 2 एल्यूमिनियम टूटेगा, ऐसा 2 एल्यूमिनियम एंड 3 सल्फेट। तो टोटल तुम्हें इसमें आयंस कितना मिला, 2 कैटायन 3 एनायन, तो टोटल मिलके n का वैल्यू कितना हुआ, 5। यही है तुम्हारा यहाँ पे n का वैल्यू। ठीक है, और अल्फा वैल्यू वो तो बता देंगे। अगर बोले कि 20% डिसोसिएशन हुई है, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू 0.2, 30% यानी कि 0.3, तो उस हिसाब से दे विल मेंशन कि हाउ मच परसेंटेज इट इज। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड पर इनिशियल मोल्स। एसोसिएशन के लिए फिर I का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू n माइनस 1 की जगह 1 माइनस 1 बाई n माइनस 1। यहाँ पे ये n क्या है, कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हो रही है। जैसे कि किसी ने क्वेश्चन में दिया कि डाइमर फॉर्म कर रहा है, डाइमर का मतलब हो जाएगा 2। अगर किसी ने बोला नहीं नहीं ट्राइमर फॉर्म हुआ है, मतलब 3 मिलके एक हुआ है, तब n का वैल्यू होगा 3। सो दैट डिपेंड्स कि डाइमर, ट्राइमर, टीट्रामर क्या दिया हुआ है पॉलीमराइजेशन के केस में, एसोसिएशन के केस में। ठीक है, सो I का मैंने दोनों वैल्यू बता दिया है, इसको याद कर लेना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट I का वैल्यू के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो इन योर न्यूमेरिकल्स। क्लियर, तो ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला देख ली, अलोंग विद दैट व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस एंड इट्स एग्जांपल, वो भी तुम लोग कॉपी से अपने नोट से देख लेना, ये नहीं तो बुक से देख लेना। ठीक है, क्योंकि मेनली यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो पूरा चैप्टर में एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में नहीं बता सकती, तो जितना हो सके मैं सारी चीजें कवर कर रही हूँ, और जो मुझे लगता है कि तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो या रिवाइज कर सकते हो, वो मैं जस्ट नाम बता रही हूँ, खुद से पढ़ लेना। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम जाएं, तो जहां जहां जगह मिल रहा है मुझे स्लाइड में, वहीं पे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ा इधर चले जाते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, चलो। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या बताऊंगी, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Elevation in boiling point is denoted by delta TB. ठीक है, delta TB. And what is delta TB? So delta TB equals to actually boiling point किसकी बढ़ेगी, देखो जब भी तुम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दोगे into a pure solvent, तो उस pure solvent बन जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि solute is added to the solvent। अब जो ये सॉल्यूशन बन चुकी है ना, सॉल्यूशन जो ये बन चुकी है, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, जो सॉल्यूशन बन चुकी है इसमें वेपर प्रेशर ड्रॉप होगी। क्यों, पहले सारे 100% सिर्फ प्योर क्या था तुम्हारा, सारे जो 100% प्योर तुम्हारा था, इसमें प्योर सॉल्वेंट जिसकी वेपर प्रेशर बनाने की टेंडेंसी है, वेपर प्रेशर दिखाने की टेंडेंसी है, बट जैसे ही सोल्यूट डाल दोगे सरफेस एरिया में कुछ सोल्यूट भी तो आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट द वेपर प्रेशर ड्रॉप्स। सो व्हेन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विल टेक प्लेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, द टेम्परेचर एट व्हिच दिस विल बॉइल अप ऑब्वियसली इंक्रीजेस। सो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक सेकंड मुझे टाइम देना, मुझे कुछ पावर का इशू हो रहा है। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। ओके, नाउ डेल्टा टीवी इक्वल्स टू, तो ध्यान देना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सो मैं इसके लिए लिखूंगी सॉल्यूशन के लिए लिखूंगी, और उसके लिए मैं लिख देती हूँ टीबी नॉट। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए, या फिर टीबी भी लिख सकते हैं, टीबी। ओके, सो यहाँ पे एक लिखा मैंने बॉइलिंग पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट और एक लिखा मैंने सॉल्यूशन। इसको सिंपली ऐसे ही करते हैं, ये टीबी जो मैंने लिखा है ये सॉल्यूशन का थोड़ा ज्यादा होगा ना,
और ये TB मान लो यहाँ पे B फॉर बॉइलिंग, ठीक है, सबस्क्रिप्ट है ये मैंने लिखा फॉर सॉल्वेंट क्योंकि सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है डेल्टा TB, उसको तुम ये भी लिख सकते हो IKB इंटू M। यहाँ पे KB हो गया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, I हो गया वेंटो फैक्टर, M हो गया मोलालिटी, M हो गया मोलालिटी। सो व्हाट इज योर मोलालिटी? मोलालिटी माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन द यूनिट किलोग्राम केजी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे बता दिया, KB माने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी गिवन बिकॉज इट इज ए you can say एक्सपेरिमेंटल डाटा, लेकिन फिर भी वाटर का जो वैल्यू होता है वो याद कर लेना, केबी ऑफ वाटर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया। साथ ही साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में और एक फॉर्मूला तुम लोग याद कर सकते हो, कभी कभी काम आता है, केबी। तो मान लो केबी तुम्हें नहीं दिया हुआ है, केबी कहीं से निकालना है, कुछ अलग हिंट दिया हुआ है, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू IKBM and that delta TB is again TB of solution minus TB of solvent। यहाँ तक तो दो इक्वेशन तुम लोगों ने लिख ही लिया। और थर्ड ये भी लिख सकते हो कि KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, KB is R माने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R TB स्क्वायर, TB माने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ओके ध्यान देना ये TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, R TB स्क्वायर बाय 1000 into latent heat of vaporization। तो ये भी हम लिख सकते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब तुम देख सकते हो कि डेल्टा H भी कभी कभी दिया हुआ आता है कि वेपोराइजेशन की एंथैल्पी, डेल्टा इज वेपोराइजेशन। अगर डेल्टा L मतलब H भी दिया हुआ है, दैट इज योर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, देन तुम्हें यहाँ पे M इंटू कर देना पड़ेगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जगह यू कैन राइट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जगह डेल्टा H वेपोराइजेशन बाय मोलर मास। किसकी मोलर मास? सॉल्वेंट की। ध्यान देना ये मोलर मास किसकी? सॉल्वेंट की। ये डेल्टा इज वेपोराइजेशन किसकी? सॉल्वेंट की। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसकी? सॉल्वेंट की। Here we are talking with solvent, okay, dealing with solvent, clear? So exactly same चीजें, बस B के जगह F कर देना for depression in freezing point। boiling point elevate होता है और depression in freezing point होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाती हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा सा मिल रहा है तो यहीं पे दिखा देती हूँ। सो थर्ड जो है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम वही करना डेल्टा TF, लेकिन ध्यान देना अब डिप्रेशन हो गया मतलब घट गया फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्वेंट की ज्यादा थी, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पहले होगा माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, ओके। एंड इसमें हम लिख सकते हैं IKBM की जगह KF, और यहाँ KF की जगह क्या लिख सकते हैं? R TF स्क्वायर की जगह TF स्क्वायर बाय 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जगह फ्यूजन लिख सकते हो, ठीक है। फ्यूजन माने सॉलिड लिक्विड के बीच में जो होमोजेनियस यू कैन से जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट माने जैसे कि वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मींस एट दिस पॉइंट H2O solid will be at equilibrium with H2O liquid, and otherwise RTF square into molar mass करके भी 1000 into delta H फ्यूजन कर सकते हो। F फॉर फ्यूजन, जहां फ्रीजिंग पॉइंट के केस में लगेगा, फ्यूजन माने मेल्ट हो जाना, सॉलिड से लिक्विड होना, एंड उसमें लिखा था वेपोराइजेशन माने लिक्विड से गैस होना। तो ये दोनों में देख सकते हो मैंने लिखा दिया है। और लास्ट क्या बच गया है तुम्हारा? RLBP, जो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ ड्यूरिंग द रॉल्स लॉ फॉर द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड इनटू द प्योर सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। हाँ, यहीं से शुरू हुआ है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज the correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degree centigrade with benzene to octane in molar ratio 3:2 is, so यहाँ पे देखते हैं। चलो करेक्ट ऑप्शन, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देती हूँ क्योंकि मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन फॉर वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर निकालनी है, ठीक है, at 45 degree centigrade with benzene to octane। benzene to octane is an ideal solution in molar ratio 3:2। molar ratio 3:2 का मतलब बेंजीन का 3 है एंड ऑक्टेन का 2 है, तो टोटल 3 + 2 कितना हुआ? 5 हुआ, यानी एक का तो 3/5 है और एक का 2/5। 3/5 का मतलब हो जाएगा बेंजीन की मोल फ्रैक्शन कितनी? तो बेंजीन की जो मोल फ्रैक्शन होगी 3/5 का मतलब हो गया 6/10 यानी कि 0.6, एंड ऑक्टेन की मोल फ्रैक्शन हो गई 0.4। यहाँ तक मन में ही कर सकते हो तुम लोग, फिर आगे बढ़ना। सो
वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, दिस इज प्योर बेंजीन दिया हुआ है 280 और ऑक्टेन की दिया हुआ है 420। इसमें कुछ करना ही नहीं था, देखो कितना रिसेंट क्वेश्चन है 2021 लास्ट ईयर की एंड इट इज सो इजी। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी करनी है ना। सो पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 280 दिया हुआ है, देखो एमएमएसजी में, एंड देन उसमें 0.6 करना था, एंड पी नॉट बी दिया हुआ है 420, उसमें कितना करना था 0.4 करके देखो कितना आएगा। सो चलो हम इसको करके देखते हैं 280 इंटू 0.6। So it will be 168 and a 420.4 168। अच्छा, सो इसका डबल कर देते हैं 336 डी ऑप्शन। Okay, so D option, please go through this. Very simple, लिक्विड फेज की फॉर्मूला मैंने पुट किया और हमारी आंसर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो इसमें, इन वाटर सैचुरेटेड एयर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर दिया हुआ है 0.02। चलो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देन इफ टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज हाउ मच 1.2, पी टोटल दिया हुआ है कितना 1.28, पी टोटल इज 1.28। ओके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, पार्शियल प्रेशर ऑफ dry air, saturated water, saturated air means air is mixed with what, water vapor, है ना। तो ये सैंपल है, इसमें एयर तो है ही, तो एयर का कुछ अपना प्रेशर होगा और साथ ही साथ इसमें वाटर वेपर है और इसका भी कोई प्रेशर होगा। ठीक है, अब ये दोनों प्लस करोगे तब तो पी टोटल आएगा और वो पी टोटल कितना दिया हुआ है 1.2 दिया हुआ है। ठीक है, सो उसके हिसाब से अगर हमें देखना है तो क्या पूछा गया है, वाटर सैचुरेटेड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर। अब ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर कितना दिया हुआ है, ये जो वाटर वेपर है उसकी मोल फ्रैक्शन है 0.02, कितना 0.02। अब वाटर वेपर ये गैसेस सैंपल है ना, गैसेस सैंपल है, उस हिसाब से तुम्हें क्या करना है, फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पीबी पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हमें पता है कि किसी इंडिविजुअल गैस की, वाटर वेपर इज आल्सो अ गैस, सो वाटर वेपर जो है वेपर स्टेट में है उसकी अगर मुझे प्रेशर निकालनी है पी H2O गैस, मुझे इसकी मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O गैस जो भी है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल करनी पड़ेगी। अब मोल फ्रैक्शन है 0.02 एंड पी टोटल है 1.2, है ना। सो 0.02 एंड क्या है 1.2, इसको मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना वैल्यू हो जाएगा 1.2 into 2 इतना हुआ। अब यहाँ पे आ जाएगा इतना, है ना। सो 1.2 into 0.02 से तुम्हें ये हो गया 0.024। और ध्यान देना ये जो 0.024 ATM तुम्हारा आया ये तुम्हारा PH2O गैस है, लेकिन तुम्हें ये ड्राई एयर की पूछा गया है, इसीलिए ड्राई एयर के लिए फिर तुम टोटल जो है 1.2 यहाँ से ये 0.024 को माइनस कर दोगे तब जाके आंसर आएगा। लगभग देखो तो क्या होना चाहिए, 1.2 से अगर हम 1.2 से अगर हम 0.024 को माइनस करें तो आ रहा है मेरा आंसर 1.176 ATM। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में दो कैसे हमने किया, यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, किसी को अगर लगता है कि इसको रिपीट करें तो वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से इसको देख लेना। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। The mixture which shows positive deviation from Ross law, क्या है positive deviation from Ross law, ये भी very recent question है। positive deviation में देखो बेंजीन टॉल्यूइन जो है ये Ross law है, ठीक है, आइडियल केस है, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगी। एसीटोन क्लोरोफॉर्म, देखो एसीटोन क्लोरोफॉर्म में निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉस लॉ होती है, तो इसलिए ये भी तो नहीं होगी। बच गया क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन ब्रोमो इथेन लगभग मॉलिक्यूलर मास आसपास के हैं, इसमें भी ना रॉस लॉ होती है आइडियल कंडीशन, ये भी नहीं होगी। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा इथेनॉल एसीटोन। एक्चुअली इथेनॉल अपने आप में अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ रहता है, जैसे ही उसमें एसीटोन देके मैं सॉल्यूशन बना दूंगी थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग लूज एंड अप हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्डिंग थोड़ा सा लूज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, अब इजीली वेपर में कन्वर्ट हो गया।
सो इजीली वेपर में कन्वर्ट होने का मतलब वेपर प्रेशर थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाएगा, एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन वेपर प्रेशर देन द रिक्वायर्ड और यू कैन से बाय द कैलकुलेटेड वैल्यू देन पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एकदम सिंपल। तो मैंने कौन सा क्या है वो भी देखो एग्जांपल्स पे तुम लोग याद कर लेना, मैंने बता दिया। नेक्स्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा क्वेश्चन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन करेक्ट ऑप्शन। देखो आइडियल सॉल्यूशन में ना वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता, एंथैल्पी जो है वो भी नहीं बढ़ता नहीं घटता, मतलब ये सारे वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सर जो दिया हुआ है, ये डेल्टा एच मिक्सर माने सॉल्यूशन, ये 0 है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, ये ना सही है। और हमें क्या ढूंढना है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन। सो इसमें तो करेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना है हमें। बाकी तो डेल्टा एस 0 नहीं है, अभी नॉन जीरो नहीं है, जी 0 नहीं है। अच्छा तब तो हो ही गया, यही है। चलो आगे, करेक्ट पूछा था, ये हो गया। The mixture that forms maximum boiling azeotrope, ध्यान देना, they are asking you, ये भी बहुत recent question है। maximum boiling azeotrope, अब तुम्हारा मन में आ रहा होगा maximum boiling का मतलब minimum vapor pressure, यानी कि vapor pressure कम हो जाएगा, यानी कि negative deviation from Ross law जो है ना, जो रॉस लॉ से निगेटिव डेविएशन दिखाएगा वही दिखाएगा। तो इसमें हेप्टेन ऑक्टेन तो रॉस लॉ दिखाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इथेनॉल वाटर जो है वो भी नहीं होगा देन, क्योंकि वो भी पॉजिटिव डेविएशन। और देन एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड है एंड वाटर नाइट्रिक एसिड, इसमें ये हो जाएगा। वाटर नाइट्रिक एसिड के केस में नेगेटिव डेविएशन, इस एग्जांपल को याद रख लेना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है। रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो पहला, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए मतलब होमो होमो सेम 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 सेम, माने प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट में स्ट्रॉन्ग था, देन दोज बिटवीन ए बी माने सॉल्यूशन फॉर्मेशन में वीक फोर्स दिखा रहा है, पहले स्ट्रॉन्ग था, पहले स्ट्रॉन्ग से वीक में आया, तभी तो ज्यादा ज्यादा व्यापार बनेगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ये सही है। ऑब्वियसली ये सही नहीं है, सही नहीं है एंड ऑब्वियसली सही नहीं है, तो ए ऑप्शन। ठीक है, which of the following statement about the composition of vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene toluene is correct। benzene and toluene क्या बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं ना, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और उसकी दोनों की मोल हमने इक्वल लिया 1:1, इसका मतलब दोनों की मोल फ्रैक्शन इक्वल रहेगी 0.5 एंड टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी कि रूम टेम्परेचर लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गिवन वेपर प्रेशर डाटा जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बेंजीन का होता है 12.8 किलो पास्कल एंड टॉलुइन का होता है 3.8 किलो पास्कल, तो दोनों की वैल्यूज भी दिए हुए हैं। ठीक है, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ बेंजीन। अब देखो इन दोनों में से बेंजीन का पहला वैल्यू है और टॉलुइन का दूसरा। अब देखो बेंजीन का 12.8 है, टॉलुइन का 3.85, व्हिच इज ग्रेटर। बेंजीन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो वो ज्यादा ही लिक्विड से क्या बन जाएगा, वेपर ज्यादा ज्यादा बनेगा। ठीक है, सो द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन, क्या लिखा हुआ है, वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन। Not enough information, no, vapor will contain higher percentage of benzene, yes, higher percentage of benzene, because you can see here benzene की vapor pressure ज्यादा है टॉलुइन से, vapor pressure जिसका ज्यादा वही तो percentage vapor ज्यादा दिखाएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो फ्रैक्शन ऑफ 2 सेकंड में तुम लोग टिक करके क्वेश्चन को पढ़ने का ही टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करने का कोई टाइम नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, नो न्यूमेरिकल। Which of the following is dependent, ये भी 2017 की क्वेश्चन है। Which of the following is dependent on temperature। देखो टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब देखो मोलारिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है वो तो डिपेंडेंट नहीं है, बट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम तो चेंज होता है ना टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने से मोलारिटी घट गया, तो मोलारिटी कैसे कांस्टेंट होगा। सो इसमें से which of the following is dependent on temperature, तो डिपेंडेंट कौन है इसमें, मोलारिटी, क्योंकि वेट परसेंटेज तो मास बाय मास, वेट परसेंटेज का फॉर्मूला यही बता देती हूँ, वेट परसेंटेज माने परसेंटेज W बाय W, इसका फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला पता ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सोल्यूट बोलो मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय एन टोटल, और अगर सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय एन टोटल। मोलारिटी तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया था एक क्वेश्चन के दौरान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन ए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 मोलर है, तुम्हें निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली आस्क्ड इन 2015, अगेन आस्क्ड इन 2011 नीट, तो इसमें ध्यान देना, मतलब उस टाइम में पीएमटी था,
तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए 1 मोलर लिक्विड सॉल्यूशन। 1 मोलर का क्या मतलब है, 1 मोलर से पता चला कि मोल 1 मोल है ना। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट माने वाटर 1000 ग्राम है। यहाँ तक पता चला, यानी कि ये क्या है, सॉल्वेंट है ना, समझ आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसकी, सोल्यूट की। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखना है ना ऊपर, तो वो तो 1 मोल ही है। एंड देन नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स टोटल, तब उसमें 1 मोल तो लिखोगे ही, और दूसरा क्या लिखोगे, ये जो गिवन मास है 1000 ग्राम और इसका वाटर का कितना 18, ताकि नंबर ऑफ मोल्स ये किसका आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाए। और दूसरा वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1000 बाय 18 कर लेना, इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, उस हिसाब से जो भी आंसर है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, which of the following compound can be used as antifreeze in automobile radiators। तो इसमें याद रखना इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इसको याद रख लेना, इथाइलिन ग्लाइकोल होती है ये। How many grams of concentrated nitric acid, so concentrated HNO3 जो है solution, okay, should be used to prepare 250 milliliter 2 molar। तो यहाँ से molarity and volume दिया हुआ है। Always remember what is molarity, number of moles of solute by volume of solution in liter। तो यानी कि molarity into volume अगर कर दो तो तुम्हें number of moles of solute मिल जाएगा। So number of moles of solute equals to molarity into volume in liter। तो volume कितना दिया हुआ है 250, molarity 2 into 250 कितना हुआ 500। बट ऐसे ना मिली मोल्स मिलेगा क्योंकि मिलीलीटर में था ना। सो मोल्स कितना होगा, मोल्स के लिए 3 घर आगे पॉइंट लगेगा तो 0.5, यानी कि हाफ मोल्स तुम्हें आंसर मिला। लेकिन मोल्स नहीं पूछे हैं वो लोग, क्या पूछे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है दैट इज 70% वेट एंड हाउ मेनी ग्राम, कितना तुम्हें लेना होगा, यानी कि हर 100 ग्राम में से सिर्फ 70% ही रिएक्शन में पार्ट लेगा। समझ आ रहा है, यानी कि एक्चुअल जो ग्राम होगी उसको x मान लो, उसका 70% जो है उसको तुम 0.5 के साथ इक्वेट करोगे। सिंस वी नो दैट नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू व्हाट, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना। सब नंबर ऑफ मोल्स तुमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना 0.5 का मतलब हाफ कर दिया मैंने मोल, ठीक है, ये 0.5 हाफ मोल। और यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन मास क्या है 70% लिखा हुआ है ऑफ x, यहाँ पे तुम्हें x निकालना है। एंड मोलारिटी मोलर मास, ये मोलर मास HNO3 का कितना होगा, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 एंड 3 ऑक्सीजन मतलब 3 into 16 है ना। 3 into 16 48, 48 के साथ 15 प्लस कर दो, 48 के साथ 15 प्लस कर दो, कितना हुआ 63। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 63, इसको सॉल्व कर ला, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो भी है आंसर ये हम लोग निकाल लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा, बता ही देती हूँ, 63 इधर चले जाएंगे 63/2 एंड ये फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 63 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन 70 और इधर हो जाएंगे 100। इस हिसाब से बता देती हूँ। 6300 divided by 45, ठीक है। चलो नेक्स्ट, the freezing point depression Kf, okay, freezing point depression Kf of benzene कितना दिया हुआ है इतना। freezing point depression for solution of molality दिया हुआ है इतना। so containing non electrolytic solution मतलब Hentoff factor हो गया 1, है ना। so benzene is rounded off to 2 decimal। तो तुम्हें निकालना क्या है इसमें, so निकालना है freezing point depression for solution of molality this much containing in benzene is, freezing point depression निकालना है, यानी कि डेल्टा TF निकालना है। so डेल्टा TF equals to I KFM, but I वैल्यू 1, सो इसीलिए KF को m के साथ इनटू कर दो, आंसर आ गया। कितना आसान है, KF दिया हुआ है 5.12 केल्विन kg पर मोल, ध्यान देना लेकिन। और यहाँ पे मोलारिटी में तुम कितना लिखोगे 0.078, है ना। हो गया, इन दोनों को इनटू करके देखो जरा आंसर कितना आता है, देख लेते हैं। ये नीट 2020 की क्वेश्चन है। जीरो पॉइंट थ्री नाइन 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 मतलब 0.4 अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स बोला है ना, देखो राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल, सो 0.40 केल्विन। जस्ट ये दोनों मल्टीप्लाई करना था। So if molality of the dilute solution is double, the value of molar depression constant Kf will be। यानी ना ये Kf ना इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। ये dilute solution जो तुम डबल किए हो, मोलालिटी जो भी किए हो, so Kf
जैसे कि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं Kc Kp डिपेंड्स ऑन योर टेम्परेचर, बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर के साथ ये इंडिपेंडेंट है. सिमिलरली Kf एंड Kb कांस्टेंट्स है, दे आर कांस्टेंट सो दे आर अनचेंज्ड. मोलालिटी बढ़ाने को घटाने से कोई मतलब नहीं Kf का. ये at 100 degree centigrade the vapor pressure of solution, okay, of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is this much. If Kb is this much, the boiling point of the solution, मतलब Tb निकालना है solution का, क्योंकि Tb नॉट तो पता ही है, वाटर की प्योर सॉल्वेंट की होगी 100. सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम. ओके, सो दिस इज P नॉट गिवन. तो तुम एक काम कर लो, यहाँ पे P नॉट माइनस P बाई P नॉट दैट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय एक्चुअली मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट. मैं क्या कर रही हूँ, उसका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन डिनोमिनेटर को नेगलेक्ट कर रही हूँ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि तुमने लिया कितना है सॉल्वेंट 100 ग्राम और उसको 18 से डिवाइड करोगे, है ना. तो 100 बाई 18 इज नंबर ऑफ सॉल्वेंट एंड P नॉट कितना दिया हुआ है, दैट इज योर 732, ठीक है. P नॉट 732 और इसमें P कुछ दिया हुआ है, oh 732, एक सेकंड वेट करना. So vapor pressure of a solution दिया हुआ है, that is 732. Solution is given. Solution is given. P नॉट तो तुम्हारा हो जाएगा 1 atm के लिए इस बराबर होगा ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब 760 माइनस 732 बाई 760, ओके, इक्वल्स टू करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने n बाई 100 बाई 18. ये कर लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है. क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. बट तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पूछा गया है. फिर दूसरा स्टेप करना, क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है. तो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माने डेल्टा टीबी इक्वल्स टू व्हाट, केबी इनटू एन. अब ध्यान देना, ये डेल्टा टीबी क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है. सो तुम्हें टीबी ही तो निकालना है. सो टीबी माइनस टीबी नॉट माने हाउ मच, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, इक्वल्स टू, ध्यान देते रहना, केबी इनटू एन. केबी तुम्हें दिया हुआ है 0.52 एंड मोलालिटी माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, इसमें हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 100 ग्राम, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम. सो इसको 100 लिख देना और ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3. इस पूरे पार्ट को ना तुम लोग सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है. डेल्टा टीबी का मतलब केबीएम होता है और डेल्टा टीबी का मतलब ही ये होता है टीबी माइनस टी नॉट. तो मैंने टीबी नॉट तो 100 लिख दिया. बस तुम्हें क्या सॉल्व करना है, मैं दूसरा इंक से लिख देती हूँ, सब सेम इंक हो रहा है, कंफ्यूजन होगी नहीं तो. जस्ट तुम्हें टीबी माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन क्या देना, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, 0.52 इनटू, ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, सोल्यूट बाय 100 इनटू 10 पावर माइनस 3. इसी को सॉल्व करना है. नंबर ऑफ सोल्यूट ये पहले यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है. तो सो दिस इज वेरी रिसेंट क्वेश्चन, ये भी 2021 की क्वेश्चन है, ठीक है. ये भी 2021 नीट की है. मैं स्क्रीन करने के समय पे पूरा नहीं आया था, तो बाकी अधूरा जो पार्ट है मैंने खुद ही यहाँ पे लिख दिए हैं. तो ध्यान रखना, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग. तो देखो 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, यानी कि गिवन मास ऑफ द सैंपल्स आर सेम. ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है. ग्लूकोज की अगर तुम देखोगे 180 ग्राम पर मोल आ जाती है मोलर मास, देन यूरिया की सबसे कम है 60 है, सुक्रोज की उससे भी ज्यादा है 342. इन तीनों की मोलर मासेस देखोगे तो सेकंड जो केस है यूरिया की सबसे कम है एंड सुक्रोज की सबसे ज्यादा है. अब इन तीनों की वॉल्यूम भी सेम दिया हुआ है, इसका मतलब अगर वॉल्यूम सेम है, ध्यान देना मोलारिटी, एक्चुअली इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की क्वेश्चन है. ऑस्मोटिक प्रेशर और तीनों की आई वैल्यू 1 है बिकॉज दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. सो इफ दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट यू कैन डायरेक्टली राइट पाई इक्वल्स टू CRT. अब इसमें RT 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 तीनों के लिए तो सेम ही होगी, तो तुम्हें सिर्फ C देखना है, जिसका C ज्यादा उसी का पाई ज्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, है ना. सो C किसका ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा. देखो कंसंट्रेशन माने मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम तीनों का सेम है. सो इसीलिए तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ मोल से देखना है, और नंबर ऑफ मोल माने गिवन मास बाय मोलर मास. अब मोलर मास से चेक करना है क्योंकि गिवन मास भी सेम है, समझ आ रहा है. तो अल्टीमेट मुझे यही पता चला, जिसकी मोलर मास सबसे छोटा उसी के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा और उसी की कंसंट्रेशन C ज्यादा, तो उसी की पाई वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा. तो सबसे मोलर मास कम किसकी है, ये वाला यूरिया, ठीक है. तो यूरिया के केस में जो है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगी B, P2, फिर P1 P3 की सबसे प्रेशर जो ऑस्मोटिक कम है सुक्रोज की, क्योंकि मोलर मास जो है सबसे ज्यादा है. सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना कैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया. नेक्स्ट आ जाओ इसमें. सो ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द वेंटो फैक्टर I for a dilute aqueous solution. Dilute aqueous solution of strong electrolyte का मतलब होता है degree of dissociation 100%. 100% का मतलब degree of dissociation 1.
ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू रेंज होती है 0 से 1। अगर डिसोसिएट नहीं हुई तो 0 एंड पूरा 100% हुआ तो 1, और अगर इन बिटवीन हुआ तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम की 2 है ना, बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूला ये है, जब भी ये टूटेगा तो ये टूटेगा लाइक बेरियम 2 प्लस एंड 2 OH माइनस। तो यहाँ हाइड्रोक्साइड 2 है और बेरियम 1 है, तो टोटल जो है N कितना मिला, 3 मिला। सो अगर तुम I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1 करोगे, N की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, यानी कि 1 प्लस अल्फा इंटू 2। अल्फा का वैल्यू 1 लेने बोला है मैंने, तो 2 प्लस 1 आंसर कितना होगा, 3। सो यू विल बी टेकिंग 3। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेंगे रिवीजन के दौरान। ठीक है, और बाकी जो मैंने बोला है छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। और ये रिसेंट सारे क्वेश्चंस जो है 2016, 17, 18, 19, 20, 21 मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, और मुझे लगता है इसी के बीचों बीच इसी कॉन्सेप्ट को रिपीटेडली पूछते जा रहे हैं। तो ये वेंटो फैक्टर रिलेटेड हो गया, डिसोसिएशन एसोसिएशन रिलेटेड हो गया, देन डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, RLVP एंड देन हेनरीज लॉ, ये सारी चीज़ों को रिलेट करके इस चैप्टर को बढ़िया से एक बार और रिवाइज कर लेना। सो ठीक है, चलो बेस्ट विशेस। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इसको अगर सब्सक्राइब करके रख दोगे तो मेरा जैसे कि इसके बाद मैं इलेक्ट्रोकेम देने वाली हूँ, केमिकल काइंडेज, ये सारे वीडियोस भी तुम लोग देख पाओगे। ठीक है, तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।